हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक नए टॉपिक के बारे में। टॉपिक है जल संसाधन का उपयोग। ये कक्षा 12वीं के भूगोल के अध्याय 6 यानी कि जल संसाधन का एक टॉपिक है, जिसमें हम इस जल संसाधन के उपयोग के बारे में बात करेंगे। उपयोग कैसा, तो आप जानते हैं पानी का उपयोग सब जगह है, चूंकि हमने देखा जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ संभव है नहीं। चाहे कोई जीवित चीज हो, कोई व्यापार करना हो, पानी की तो आवश्यकता है। उद्योग लगाने हैं बड़े बड़े, तो भी हम जल के आसपास ही, नदियों के आसपास ही लगाते हैं। हमें अपनी गंदगी बहानी है तो नदियों में बहाते हैं। मतलब जल का हमारे जीवन में अमूल्य योगदान है और उसकी हम तुलना नहीं कर सकते। अगर उस योगदान को निकाल लिया जाए, जल बोल दे, मना कर दे कि हमें तुम्हारे जीवन में कोई योगदान नहीं देना, तो हमारी महज जिंदगी चंद दिनों की होगी। 2-5 दिन में हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जल संसाधन का मानव के लिए कितना उपयोग है, इसका अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि मानव को जल की आवश्यकता किन किन बातों में पड़ती है। तो वो निम्न कारण होते हैं। घरेलू आवश्यकता, सुबह उठे, ब्रश करना है, फ्रेश होने जाना है, नहाना है, कपड़े धोना है, खाना बनाना है, नाश्ता बनना है, चाय बनेगी, ये सारी चीजें। औद्योगिक आवश्यकता कि हमें कोई इंडस्ट्री लगानी है, उसमें शीतलक के रूप में पानी का उपयोग करना है, कोई वेस्टेज बहाना है, बहुत सारे काम इसके हो सकते हैं। सिंचाई के लिए, खेती करनी है तो सिंचाई करवानी है। और जल के और कई अन्य सारे उपयोग भी हैं। जैसे अगर आप बात करेंगे क्या, तो हम देखेंगे जल के अन्य उपयोगों में अगर हम बात करें, है जल के अन्य उपयोगों में अगर आप देखते हैं तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी बना देना, ये एक अन्य उपयोग आ जाता है। तो ऐसे कई सारे अन्य उपयोग और भी है। घरेलू आवश्यकता या डोमेस्टिक नीड क्या होगी, तो मनुष्य को पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने धोने के लिए, मतलब आंख खुली और जल का उपयोग। और कई बार तो बच्चे जो है वो रात में ही, आप समझते हैं, जल का उपयोग कर डालते हैं ना। तो मनुष्य को खाने पीने से लेकर नहाने धोने तक सबके लिए जल की आवश्यकता होती है और शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। यह जल जीवाणु युक्त, घुलनशील, क्षार युक्त नहीं होना चाहिए। मतलब जल कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई गंदगी, इंप्योरिटी शामिल ना हो। यही नहीं, जल में किसी प्रकार की गंध, स्वाद एवं रंग भी नहीं होना चाहिए। अगर जल में किसी प्रकार का गंध, स्वाद और रंग है तो जल को दूषित माना जाता है, क्योंकि जल पारदर्शी होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है। भारत आज के अधिकांश नगरों में, भारत के जो नगर हैं उनमें आप देखेंगे तो जल आपूर्ति कठिनाई से हो पा रही है। जल आपूर्ति का मतलब क्या है कि शुद्ध जल की जब भी हम बात करते हैं तो शुद्ध जल की कठिनाई से आपूर्ति हो पा रही है। बड़े बड़े महानगरों की नगर पालिकाओं या जल संसाधनों में बड़े बड़े हौजों में जल एकत्रित किया जाता है, ऐसे इकट्ठा करते हैं जल, है ना। ये टंका कहलाता है। राजस्थान में व्यवस्था बनती है तो उसमें जल इकट्ठा होता रहता है, ताकि क्या करें, आगे आने वाले भविष्य में साल भर हम इसका उपयोग कर पाए। इन संयंत्रों में छान कर, रसायन मिलाकर शुद्ध करके जल को रखा जाता है। कुछ नगरों में घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए जल काफी दूर से लाया जाता है ना, बहुत दूर दूर से भी जल लाना पड़ता है। कानपुर, बनारस, प्रयागराज, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये महानगर वैसे हैं जहां पर आप देखें कि एक व्यक्ति को दिन में या इन महानगरों की स्थिति ऐसी है कि यहां पर जल बहुत दूर दूर से लाना पड़ता है। जल की आपूर्ति यहां पर कठिन हो रही है। अगर भारत की बात करें तो औसत एक दिन में व्यक्ति को 75 लीटर पानी चाहिए। इतना तो एक व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए है, ये औसत है। कुछ लोग स्विमिंग पूल में नहाते हैं तो ज्यादा लग जाता है ना। यद्यपि विकसित देशों की तुलना में यह बहुत कम है। विकसित जो देश है वहां पर ज्यादा है, क्योंकि वो लोग पानी का उपयोग ज्यादा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है तो पानी की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। भारत में 9वीं योजना में नगरों में जलापूर्ति कम से कम 150 लीटर प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराने की बात कही गई है। जो 9वीं पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें यह बोला गया था कि भाई कम से कम हर एक व्यक्ति को 150 लीटर जल तो उपलब्ध कराया जाए, कम से कम विकसित देशों के बराबर तो आया जाए। औद्योगिक आवश्यकता क्या है, तो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट क्या है, उद्योगों के संचालन के लिए जल की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। कैसे, तो अब यहां पर ये क्यों आवश्यक होता है, तो एक तो शीतलक के रूप में चाहिए होता है कि हमें मशीनें ठंडी करनी है, उनके रूप में है अपनी कंपनी का वातावरण ठंडा करना। उसके लिए जैसे आपने देखा गर्मी होती तो फॉग लगा देते हैं, थोड़ी थोड़ी बीच में वो फव्वारा टाइप का आता है तो ठंडा कर देता है। कितनी एसी लगाएंगे। इसके अलावा हमें अपना जो कचरा है, वेस्टेज है, उसको नदियों में डालना है, या कई सारी चीजों में हम लिक्विड तैयार कर रहे हैं तो हमें जल की आवश्यकता होती है। तो जल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उद्योगों में। इसी कारण से आप देखें कि इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए नदियों, झीलों और नहरों से जल लिया जाता है उद्योगों में, कि वो लेते हैं फिर इसका उपयोग करते हैं। आज भाप से चलने वाले इंजन को अगर आप देख रहे हैं तो भाप कैसे बनेगी, बिना जल के तो बन नहीं सकती। वस्त्र उद्योग में देखें तो वस्त्रों की धुलाई होनी है, रंगाई होनी है, सफाई होनी है, जल की आवश्यकता है।
अर्धकों या प्रशीतकों के लिए, लोहा इस्पात उद्योग में लोहा पिंड को ठंडा करने के लिए, कोख कोयले को धोने के लिए, चमड़ा उद्योग में खालों को धोने के लिए, रंगने के लिए, रसायन उद्योग में क्षारों के घोल तैयार करने के लिए। मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते, कोई भी ऐसा उद्योग नहीं है जहां पर जल की आवश्यकता नहीं है। आप कोई बोलेगा सर IT, तो जो आदमी बैठकर काम करेगा उसको चाहिए ना पीने के लिए, तो जल तो चाहिए ही चाहिए है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है जहां जल की आवश्यकता नहीं है। सिंचाई की आवश्यकता है ना, इरिगेशन रिक्वायरमेंट, या क्या होगी सिंचाई में, क्या आवश्यकता होगी। तो सिंचाई के लिए जल का उपयोग मानव अति प्राचीन काल से करता चला आ रहा है। कैसे करेंगे खेत की सिंचाई अगर जल नहीं होगा? बिना जल के कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो जल की आवश्यकता तो होगी। सिंचाई के लिए सतही एवं भूमिगत दोनों प्रकार के जल का उपयोग करते हैं हम। सतह पर जो नदियों में जा रहा है उसको भी हम मशीन के द्वारा ले आते हैं, नहर के माध्यम से ले आते हैं, या फिर अगर नहीं है व्यवस्था तो हम कुआं खोदकर ट्यूबवेल लगाकर भी इनका उपयोग करते हैं, इस जल का उपयोग करते हैं सिंचाई में। इन स्रोतों से प्राप्त जल को कृत्रिम विधियों द्वारा प्रवाहित करके खेतों तक पहुंचाया जाता है, जिससे भूमि को नम रखा जा सके, फसल तैयार की जा सके। भूमि को नम करने की व्यवस्था ही क्या कहलाती है? इस व्यवस्था को ही सिंचाई कहा जाता है। ये स्प्रिंकलर सिस्टम है, ये ऐसे लगा दिया हमने, ये भूमि गीली हो गई, नमी बनी रहेगी, तो ये क्या हो गई? इसको आप सिंचाई कह सकते हैं, सिंचाई कहलाती है। सिंचाई की आवश्यकता उन्हीं स्थानों पर होती है जहां वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, या सामयिक वितरण, वर्षा की मात्रा कम हो या वर्षा का सामयिक वितरण इस प्रकार हो कि आवश्यकता के समय फसलों को पर्याप्त जल उपलब्ध होने में कठिनाई होती है ना। इसको क्या हो कि फसलों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने में या उपलब्ध होने में कठिनाई होती हो, तो वहां में सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत में सिंचाई बहुत प्राचीन काल से हो रही है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंचाई के आधार पर ही हुआ था। देखिए, ये देख पा रहे हैं, ये घर बने हुए हैं ऐसे, तो लोग रह रहे हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? ये वहां के जो घर है, कॉलोनी बनी हुई थी, वो बताया गया है। लेकिन जहां पर खेती करते थे वहां पर भी सिंचाई थी, है ना। और अगर आप देखें यहाँ पर भी जो जल निकासी व्यवस्था थी सिंधु घाटी में, वो भी तगड़ी बनाई गई थी। भारत में सिंचाई का विकास ऊपरी दोआब नहर के निर्माण के बाद हुआ, जिसमें रावी, झेलम, चिनाब नदियों को नहरों द्वारा मिला दिया गया। सिंधु नदी पर 1932 में सक्कर बैराज बनाया गया, जिसमें 7 बड़ी नहरें निकाली गई। और 7 बड़ी नहरें निकाली गई। नहर निकालकर क्या होगा? वो सिंचाई के लिए, फिर वो क्या होगा? सिंचाई के लिए आगे जाएंगी, सिंचाई होगी उनसे और खेती फिर समृद्ध होगी, तो फिर वो हमारे लिए ठीक होगा। भारत में सिंचाई 3 प्रकार से करते हैं, कुएं से करते हैं, नहर से करते हैं, तालाब से करते हैं। यही सिंचाई के हमारे यहाँ प्रमुख साधन है। कुएं से कैसी होती है? कुआं आपने देखा इस तरीके का होता है कुआं, तो इसमें हम रेहेट डालते थे पहले, या फिर ऐसे मोटर डाल दिया, आपने देखा ये पाइप जा रहा है मोटर का। तो अब कुएं किस प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, कच्चे कुएं और पक्के कुएं। कच्चे और पक्के का मतलब क्या है? ये केवल गड्ढा खोद दिया, पानी निकालना स्टार्ट कर दिया, ये कच्चा कुआं हो गया, और इसको हमने सीमेंट से, ईंट से इसको पूरा बांध दिया नीचे तक, तो ये पक्का कुआं हो गया। तो 2 प्रकार के कुएं होते हैं, दोनों से हम पानी का उपयोग करते हैं। ये रिस्की होता है क्योंकि आगे आने वाले समय में ये टूट सकता है, भसक सकता है, लेकिन ये क्या बना दिया गया, तो इसका उपयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं। कच्चे कुएं अस्थायी होते हैं और उन स्थानों पर खोदे जाते हैं जहां भौमिक जल स्तर 3 से 5 मीटर या 8 मीटर पर मिल जाता है, तो वहां हम कच्चे कुएं खोदते हैं। कच्चे कुएं वर्षा ऋतु में गिर जाते हैं। अगर आप देखें, तालाब वाली जमीन होती है ना, तालाब खाली हो गया तो सिंचाई करने के लिए गड्ढा खोद देते, सिंचाई कर ली और फिर बस जैसे ही बारिश हुई तो भगाए, तो वो धीरे धीरे फिर भर जाता है। तो कच्चे कुएं क्या होता है? धीरे धीरे भर जाते हैं, टूट जाते हैं। ये इनको हर साल तैयार करते हैं। पक्के कुएं अधिक गहराई में खोदे जाते हैं, ये चारों ओर से पक्की ईंटों से इनको बांध दिया जाता है। इसमें अधिक श्रम और धन की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग भी हम लंबे समय तक करते हैं, सालों तक करते हैं। हमारे देश में पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है। ये पक्के कुएं का उदाहरण आप देख पा रहे हैं, ऐसे बना देते हैं नीचे तक। नलकूप, ट्यूबवेल्स क्या कहलाते हैं? एक साधारण कुआं जैसा ही होता है जिसमें जल अधिक गहराई से नलकूप द्वारा निकाला जाता है। ये आप समझ रहे हैं, ट्यूबवेल, ये एक बोरवेल के द्वारा गड्ढा कर दिया गया है, वो उससे पानी निकालकर मशीन से इसमें भर रहे हैं और जगह जगह हम क्या कर रहे हैं? पानी को पहुंचा रहे हैं। जल प्राप्त करने के लिए इसमें बिजली की मोटर, डीजल इंजन तथा किसी अन्य शक्ति के स्रोत का हम उपयोग करते हैं, उनके माध्यम से ही हम जल निकाल पाते हैं। नलकूप द्वारा सिंचाई उन स्थानों पर होती है जहां भूमिगत जल पर्याप्त मात्रा में हो और भूमिगत जल का स्तर 150 मीटर या उससे अधिक हो। इस कारण से फिर इसका उपयोग करते हैं। सस्ती चालक शक्ति उपलब्ध हो, क्योंकि वहां पर ऐसा ना हो कि भाई हमने नलकूप बना लिया और बिजली इतनी महंगी है, डीजल इतना महंगा है कि हम चला नहीं पा रहे, तो ये शक्ति जो है वो सस्ती उपलब्ध होनी चाहिए। भारत में नलकूपों का प्रयोग सबसे पहले सन 1930 में गंगा के मैदानों में किया गया, जहां सन 1951 में भारत में 25,000 नलकूप थे, वहीं अब लगभग अगर आप देखें तो 1 करोड़ है। नलकूप द्वारा सबसे अधिक सिंचाई पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में
देखने को मिलती है। नहरें, नहरों द्वारा सिंचाई, इरिगेशन बाई कैनाल्स। कैनाल्स क्या है? छोटी छोटी नदियां हैं जो बड़े बांध पर क्या करते हैं, हम पानी इकट्ठा करके निकालते हैं ऐसे, फिर इसका उपयोग दोनों जगह खेतों में कर लिया जाता है। भारत में नहरें सिंचाई का मुख्य साधन है। देश की कुल सिंचित भूमि के 31% भाग पर नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। अधिकांश नहरों द्वारा सिंचाई उत्तरी भाग में होती है, जहां पर नदियां मैदानी भाग में बहती हैं। इस भाग में अधिकांश नहरों के मुख्य कारण क्या है? तो यहां बहने वाली नदियां हिमालय से हिमाच्छादित भागों से निकलती हैं। इनमें पूरे साल जल का स्तर बना रहता है। नदियों से निकलने वाली नहरें पूरे साल चलते रहती हैं। और उत्तर में इसलिए कि उत्तर ये पहाड़ों से निकलती हैं, फिर उसके मध्य में मैदानी भाग आता है, तो आप नहरें आसानी से वहां पर मेंटेन रह सकती है, उनमें जल का स्तर भी मेंटेन रहता है। यहाँ की मिट्टी मुलायम है, यहाँ पर नहरें खोदना आसान है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, वर्षा की मात्रा कम है, अतः कृषि कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए नहर की आवश्यकता है। मंद ढाल के कारण नहरों के जल को ढाल के सहारे दूर दूर तक ले जाया जा सकता है, क्योंकि मैदानी भागों का ढाल मंद है। नहरें दो प्रकार की हैं, नित्यवाही नहरें और अनित्यवाही नहरें। देखो, नित्यवाही नहरें क्या है? पेरेनियल में नहरें क्या है? वे नहरें जिनमें सदा जल प्रवाहित होता है, सदाबहार नहरें आप कह सकते हैं। कभी कभी नदियों पर बांध बनाकर नहर निकाली जाती है और नहर के जल को सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। ये नित्यवाही नहरें हैं। अनित्यवाही नहरें क्या है? अनित्य मतलब जो रेगुलर नहीं बहती, वे नहरें जिसमें जल उस समय उपलब्ध रहता है, वे नहरें जिसमें जल उस समय उपलब्ध रहता है जब नदी में बाढ़ आई हुई होती है। ये नहरें शुष्क मौसम में सूख जाती हैं, जब जल की आवश्यकता होती है, जल छोड़ा जाता है तब आ जाती हैं, सदाबहार नहीं होती हैं। नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। यहाँ ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर और आगरा नहर, ये प्रमुख नहरें आप देख सकते हैं अनित्यवाही नहरों की। पंजाब में नहरों में अपर बारी दुआब, सरहिंद नहर, भाखड़ा नहर, बीकानेर नहर और ब्यास योजना प्रमुख है। ये भी अनित्यवाही है, साल भर नहीं बहेगी। हरियाणा में पश्चिमी यमुना नहर, आगरा नहर, गुड़गांव नहर। बिहार में पूर्वी सोन नहर, पश्चिमी सोन नहर, त्रिवेणी नहर, कोसी और गंडक बांध की नहरें प्रमुख हैं। पश्चिम बंगाल में देखें तो मैदानपुर नहर, दुर्गापुर बांध से निकली प्रमुख नहरें जो है वो मुख्य हैं। राजस्थान में इंदिरा गांधी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नहर प्रणालियों में से एक है। चंबल की नहरें, पार्वती योजना की नहरें। नहरों द्वारा दक्षिणी भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और उड़ीसा में सिंचाई की जा रही है। इन जो ये राज्य है यहाँ पर सिंचाई की, तो नहर क्या होगी? सिंचाई का एक प्रमुख साधन है। सिंचाई के साथ साथ ये जल स्तर को भी मेंटेन रखती हैं, पेयजल को भी उपलब्ध कराती हैं, तो नहरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और हमने देखा भी कितनी सारी जगह पर नहरें उपलब्ध है, 30-31% भूभाग नहरों के द्वारा कवर हो रहा है। सिंचाई का जल निम्न प्रकार से उपयोग होता है: कुओं के द्वारा, नलकूपों के द्वारा, नहरों के द्वारा, तालाबों के द्वारा। इन सब का हम उपयोग कर पाते हैं ना, कुएं, नलकूप, इन सब के द्वारा हम सिंचाई के जल का उपयोग कर पाते हैं। अब तालाबों के द्वारा अगर आप देखें तो तालाबों के द्वारा क्या है? तो तालाब दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक तालाब और कृत्रिम तालाब। प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति के द्वारा बने हैं, कृत्रिम का मतलब जो इंसान के द्वारा बनाए गए हैं। तो ये दो प्रकार के तालाब हैं। प्राकृतिक तालाब वे निचले भाग होते हैं जो प्राकृतिक रूप से चारों ओर से ऊंचे स्थानों से घिरे होते हैं, वो प्राकृतिक तालाब कहलाएंगे। कृत्रिम मतलब गड्ढा खोदकर इंसान के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाया जाएगा, उसको कृत्रिम तालाब कहेंगे। तालाब सिंचाई कहां अधिकांश होगी? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। जहां की थोड़ी मिट्टी कठोर होती है वहां पर हम कर लेते हैं, इससे तालाब खोद दिया और यहां पर पानी भर दिया, तो इससे एक साथ कई सारे गांव के गांव सिंचित हो जाते हैं। जल के अन्य उपयोग है ना, अदर यूजेस ऑफ वाटर क्या होंगे? तो जल के अलग अलग उपयोग अगर आप देखें तो परिवहन के साधन के रूप में नेशनल वाटरवे बना दिए गए हैं, जिनके ऊपर हम जहाज चलाते हैं, सामान्य और यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। नहरों की आवश्यकताओं के लिए, जल विद्युत की आवश्यकता के लिए, झीलों द्वारा परिवहन अगर करते हैं, और अन्य प्रकार के उपयोग आपको इसके देखने को मिल सकते हैं। परिवहन के रूप में देखें, इन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर हम देखते हैं तो नदी, नहरों और झीलों के जल का उपयोग सामान के परिवहन और मनुष्य के यातायात में होता है। और फिर सैर के लिए भी करते हैं, मनोरंजन के लिए भी करते हैं, टूरिज्म के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। आप देख पा रहे हैं ये लगी हैं गाड़ियां, इन पे सामान लदेगा और बस ये नाव चल देगी आगे, तो इस पे भी इसका उपयोग सस्ता पड़ता है। अगर रोड और ट्रेन और हवाई जहाज की तुलना में देखें तो ये बहुत सस्ता है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जल का उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है, ऐसा उन्हीं क्षेत्रों में संभव है। नदी प्रवाह में तीव्रता हो, नदी के मार्ग में झरने और जल प्रताप नहीं आते हो, नदियों में पर्याप्त चौड़ाई हो तथा गहराई भी पर्याप्त हो, नदियों का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा ना हो,
है ना। तो अगर नदी सीधी जा रही है, पर्याप्त गहराई है, जल पर्याप्त उपलब्ध है, तो उसमें आप आसानी, अब मान लो पानी आपको दिख रहा है लेकिन गहरा नहीं है, नाव उतारी फंस गई नीचे, जमीन में टकरा गई, तो ऐसी जगह पर आप परिवहन नहीं कर पाएंगे। नहरों की आवश्यकता, नदियों और झीलों के जल को आपस में जोड़कर नहरें बनाई जा सकती हैं। नदी और झील को जोड़ दिया तो पानी का स्तर भी बना रहेगा, झील बना दी। आज विश्व के बड़े बड़े महासागर, समुद्रों और खाड़ियों को जोड़ने के लिए नहरें बनाई जा रही हैं, ताकि क्या हो कि दुनिया भर में कहीं पर पानी बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, ऐसा ना हो, मेंटेन बना रहे। तो जो भाग स्थल भाग 29% है वो वही बना रहे और जल जल बना रहे। नहरों को जोड़ने के लिए आपको जल की आवश्यकता होती है। ये आप कैसे लिंक करेंगे, वहां पर कोई चीज है तो नहर के माध्यम से ये आप जोड़ेंगे और उसमें जल की आवश्यकता होगी। जल विद्युत के लिए तो आप देखें जल विद्युत कैसे, अगर आप कोयले से बनाते हैं, खनिज तेल से बनाते हैं, जल विद्युत कैसे भी बनाते हैं तो आपको भाप बनाना पड़ेगा, तो जल की आवश्यकता तो आपको होगी। और ये जो उद्योग है इसमें 3 प्रमुख साधन आपको कोयला, खनिज तेल और जल विद्युत देखने को मिलेगा। कोयला व खनिज तेल की तुलना में जल विद्युत एक महत्वपूर्ण शक्ति का साधन है, सस्ता भी है। जल विद्युत बहते हुए जल में बनाई जाती है। क्या किया, ये बहते हुए जल पर एक बांध बना दिया, पानी रोक दिया, फिर ये डैम हम खोलेंगे, पानी गिरेगा नीचे तो यहाँ टरबाइन लगी होगी, वो घूमेगी तो उससे लाइट बन जाएगी, है ना। तो जल सदैव न समाप्त होने वाला एक अक्षयशील संसाधन है, इस कारण से इसका उपयोग हम जल विद्युत में भी करते हैं, जल विद्युत तैयार करते हैं। वर्षा का जल नदी, नहरों और झीलों में होते हुए समुद्र में पहुंचता है। झीलों द्वारा परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन बाय लेक्स। आज विश्व की प्रमुख झीलों जैसे सुपीरियर, इरी आदि से यूएसए के बड़े बड़े बंदरगाहों को सामान भेजा जा रहा है, तो बड़े स्तर पर भी परिवहन हो रहा है। इन झीलों के माध्यम से लोहा, कोयला, इंसानों का आना जाना, बड़े बड़े जहाज, ये तो ठीक है, बड़े बड़े जहाज आपने देखे कितना बड़ा सामान, सब हमारा किससे आता है, शिपिंग से ही आता है। और मिसलेनियस यूज क्या होंगे, तो जल के अन्य उपयोग है कि अग्निशमन के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं के लिए, नगरों में, झीलों में मनोरंजन के साधन के रूप में भी हम जल का उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमने यहां पर क्या बात कर ली कि जल संसाधन के उपयोग देख लिए, कहां कहां कैसे कैसे हैं, इनको हमने यहां पर कंप्लीट किया, कैसे कैसे हम जल संसाधन का उपयोग करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। मतलब आपको यहाँ पर अब किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। बहुत सारे कोर्स है हमारे, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, यूपी और बिहार बोर्ड, ये सभी कोर्स आपको बिल्कुल निःशुल्क में ऑफर किए गए हैं। आप ये वीडियो कहाँ देख सकते हैं, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी जो वेबसाइट है और हमारे एप्लीकेशन पर, सभी जगह आप इस वीडियो को देख सकते हैं। एप्लीकेशन का उपयोग करना है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सर्च करें मैग्नेट ब्रेन्स तो डाउनलोड कर लें, और अगर आप वेबसाइट का उपयोग करना चाहते हैं तो टाइप करें www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन और वेबसाइट पर आपको कोर्स बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज फॉर्मेट में मिलेगा, आपके कोर्स वाइज, आपके सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। बुक्स एनी बुक्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।